आ, आज हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के अंत के बाद में जो एकल ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई थी और उसमें अमेरिका जो प्रमुख राष्ट्र उभर के आया और शक्तिशाली उभर के आया, उसका वर्चस्व कहाँ कहाँ स्थापित है। अगर हम बात करें कि एक तरफ जो सोवियत संघ रूस था उसका विघटन हो गया और साम्यवादी प्रणाली भी अब पूंजीवादी प्रणाली में तब्दील कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एकल ध्रुव की स्थापना हो रही है, या यूं कहा जाए कि अमेरिका जो है, अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो रहा है। तो अमेरिका का वर्चस्व कहाँ कहाँ देखने को मिलता है हमें, या यूं कहा जाए कि वर्चस्व का मतलब क्या होता है यहाँ पर। जैसे पहले दो महाशक्तियां थी, यूएसएसआर और यूएसए थी। तो यूएसएसआर का क्या हो गया, विघटन हो गया है। अब विघटन होने के बाद में तो एकल महाशक्ति कौन बची है, यूएसए बची है। तो यूएसए का सभी क्षेत्रों में दबदबा होना ही क्या कहलाता है, वर्चस्व कहलाता है। जैसे मान लेते हैं राजनीति में बात कर ले, राजनीति में वर्चस्व हो गया। दूसरी अर्थव्यवस्था में बात करें, अर्थव्यवस्था में इसका वर्चस्व हो गया। फिर तीसरी हम बात करें सैन्य क्षमता में या सैन्य ताकत के रूप में, और दूसरी हम बात करेंगे विचारधारा के रूप में। देखिए, इसका विचारधारा के रूप में यहाँ पर वर्चस्व स्थापित होता है, मतलब पूरी दुनिया इनके कहे अनुसार काम करती है। या यूं कहा जाए कि अमेरिका जिस तरह से सोच रहा है, जिस तरह से उसकी विचारधारा है, जिस तरह से वह लोगों को कहता है, तो वह अपने मनमर्जी से दूसरे लोगों से काम करा लेता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्चस्व जो स्थापित हुआ वो हमें कहाँ कहाँ दिखाई देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। तो अब हम देखते हैं कि जो वर्चस्व की जो लड़ाई है वो कैसे यहाँ पर हुई। देखिए, 1990 की बात है, इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। कुवैत पर हमला कर दिया। इराक को बहुत समझाया कि भाई आप मान जाओ। यूएनओ ने भी समझाया कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, किसी देश के ऊपर आक्रमण मत कीजिए। जब ये नहीं माना, इसे कहते हैं राजनीतिक या कूटनीतिक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के तहत जब ये नहीं माना, तो यूएनओ जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें एक फैसला हुआ कि भाई ये इस तरह से ये नहीं मान रहा है, तो इसके ऊपर क्या किया जाए, बल प्रयोग किया जाए। तो बल प्रयोग किया गया। इसमें लगभग 34 देशों की 6,60,000 जो सेना थी उन्होंने भाग लिया, और कुवैत इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ एक चीज देखिए, तो हम अमेरिका के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, यहीं से बात है कि अमेरिका ने इसका नेतृत्व किया था, इस सेना का नेतृत्व किया। एक अमेरिकी सेना का एक नेतृत्व है श्वार्ज़कॉर्फ, जिसको नाम है श्वार्ज़कॉर्फ। इसका पूरा नाम तो नॉर्मन श्वार्ज़कॉर्फ है। तो इन्होंने इस सेना का नेतृत्व किया, और इससे अमेरिका की जो छवि थी वो उसमें बढ़ोतरी हुई। अमेरिका की जो छवि थी उसको काफी फायदा हुआ। अमेरिका जो यहाँ पर अभी जो सहयोग की भूमिका में कह लो, या फिर यूं कहा जाए कि अमेरिका थोड़ा सा यहाँ पर संयम से काम ले रहा था, तो अब ये अटैकिंग मोड पे आ गया है कि हम चल करके किसी को भी धमका सकते हैं, चल करके हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या आया, अटैकिंग मोड आ गई। तो यहाँ पर अमेरिका ने इसका नेतृत्व करके जो इनके पास सेना थी
उसकी क्षमता का भी प्रदर्शन किया, मिसाइल थी उनका भी प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर पहली बार मिसाइलों से अटैक हुआ, मिसाइलों से। जब मिसाइलों से अटैक हुआ, क्योंकि मिसाइलों को चलाने के लिए क्या है, आदमी जो है कंप्यूटर पे बैठते हैं, कंप्यूटरों के माध्यम से इनको चलाया जाता है, तो या यूं कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक साधनों से चलाया जाता है, तो इसलिए इसे कंप्यूटरों का युद्ध भी कहा जाता है। वहां पर मिसाइलों की खूब बमबारी की गई, इसीलिए इस क्षेत्र को इसको क्या कहने लगे, जैसे वीडियो नहीं देखते अपन, वीडियो गेम देखते हैं, इसको वीडियो गेम वार नाम दिया गया। इसीलिए वीडियो गेम वार नाम दिया गया कि भाई ये जो मिसाइल है, जैसे यहाँ से उठाई फेंक दी, उठाई फेंक दी, उठाई फेंक दी, तो इससे क्या लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई वीडियो गेम चल रहा हो, वास्तविकता में नहीं लग रहा, वास्तविकता का युद्ध नहीं लग रहा था, खूब प्रयोग किया गया है। तो लोगों ने कहा कि कंप्यूटर का युद्ध है, वीडियो गेम वार जैसा हो रहा है। फिर हुआ क्या कि जो इराक है, इसमें क्या है, पूरा डेजर्ट है, क्या है ये, डेजर्ट। तो यहां पर इतना भयंकर स्टॉर्म पैदा किया था, बमबारी की थी, कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई यहाँ पर बहुत बड़ा आंधी तूफान आ गया है। तो डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से इसको जाना गया। तो यहां पर इसी के नाम से रखा गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या रखा है इसका नाम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो यहां पर अमेरिका की छवि में काफी बढ़ोतरी हुई। फिर दूसरी घटना अभी हम देखते हैं कि एक नए व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है बिल क्लिंटन। उसकी कुछ छवि थोड़ी सी ठीक थी, बिल क्लिंटन। इन्होंने जब 1991 के बाद में यहाँ पर पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना अर्थव्यवस्था की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे विश्व में आर्थिक प्रक्रियाओं को ज़्यादा आसान और सरल किया जा सके। और रक्षा क्षेत्र, या यूं कहा जाए कि जो हार्ड पॉलिसी थी, हार्ड पॉलिसी, उसकी तरफ ध्यान कम था। इसको कहते हैं सॉफ्ट पॉलिसी। इसकी सॉफ्ट पॉलिसी की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान था। तो इन्होंने कहा कि भाई अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, हम लोकतंत्र को बढ़ाना है, हम लोकतंत्र को बढ़ाना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र दोनों को बढ़ाना है। पूंजीवाद, क्योंकि पूंजीवाद और लोकतंत्र दोनों की एक रूपता है, या यूं कहा जाए कि एक दूसरे के पूरक है। दूसरी तरफ कहा कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा होगा 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो इन्होंने कहा कि भाई हम इसके ऊपर ध्यान देंगे, जो रक्षा है मामले हैं, या फिर हम सैन्य जो मामले हैं उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। इनकी जो फर्स्ट जो पीरियड रहा है वो 1992 से लेकर के 1996 तक रहा है। 4 साल का वहां पर राष्ट्रपति चुना जाता है, 4 साल के लिए। फिर दूसरा पीरियड आया 1996 से 2000 तक। इस पीरियड में इन्होंने इस पॉलिसी को बढ़ाया। हुआ क्या, वो भी एक घटना थी 1998 में। आपने देखा होगा कि जो सूडान है और अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ने यहाँ पर अलकायदा और तालिबान दोनों आतंकवादी ग्रुप हैं, या यूं कहा जाए कि अतिवादी ग्रुप है, अतिवादी समूह है या ग्रुप है, ठीक है, अतिवादी कह लो या आतंकवादी ग्रुप कह लो। तो ये दोनों जो है, इन्होंने क्या किया,
जो अमेरिका के जो दूतावास थे, एक तो नैरोबी में था। नैरोबी कहाँ पर है? ये नैरोबी केन्या में है। एक है दारे सलाम, ये है तंजानिया में। इन दोनों ग्रुपों ने क्या कर दिया, इन जो अमेरिका जो दूतावास है यहां पर बमबारी कर दी। अब अमेरिका तो, अब जब अमेरिका के दूतावास पे हमला हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा तो आएगा ही। तो इन्होंने क्या किया, जो तालिबान है और अलकायदा, इन दोनों के क्षेत्रों में हमला किया, सूडान में भी और अफगानिस्तान में भी। इनके यहाँ पर मिसाइल, क्रूज मिसाइलों से भी हमला किया गया था। क्रूज मिसाइलों से भी हमला किया था। अब यहां पर हुआ क्या कि जब अमेरिका, देखिए पहली बात ये होता है कि कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। अगर कोई देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है या फिर उसके घरेलू क्षेत्रों में हस्तक्षेप करता है या उसकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं उनका उल्लंघन माना जाता है। तो अमेरिका ने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका भी उल्लंघन किया। यहाँ पर उनकी भी कोई परवाह नहीं की कि भाई क्यों दूसरे देश के ऊपर आक्रमण किया जाए या फिर उनके क्षेत्रों पे, उनके घरेलू क्षेत्रों में आक्रमण किया जाए, हस्तक्षेप किया जाए। तो लेकिन यहाँ पर क्या किया, अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। तो इस घटना को लेकर के भी भाई आपने यूएन से पूछना चाहिए था, भाई आपको यूएन से पूछना चाहिए था, या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग बुलानी चाहिए थी, वो भी नहीं बुलाई आपने। यूएन से भी प्रस्ताव नहीं लिया और आपने मनमाने तरीके से ये आपने आक्रमण कर दिया। तो ये इस घटना को लेकर के भी अमेरिका की काफी निंदा हुई। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप लोग निंदा करिए, लेकिन मुझे मेरे लोगों का, मेरे संस्थानों का बचाव करने का पूरा हक है। लेकिन क्या था कि अब कोई दूसरा इसके सामने इतना ताकतवर देश था नहीं, इसलिए इसकी दादागिरी थी, मोनोपोली हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, 1999 में एक देश है युगोस्लाविया। कौन सा देश है? यहां पर अल्बानियाई नागरिक रहते हैं, अल्बानियाई नस्ल के लोग या जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर। तो हुआ क्या कि अल्बानियाई जो लोग थे ये स्वतंत्रता चाह रहे थे। तो जब स्वतंत्रता चाह रहे थे तो इन्होंने क्या है, अलगाववादी नीति अपनाई। तो युगोस्लाविया ने इनके ऊपर सैनिक कार्रवाई कर दी। क्या कर दिया? सैनिक कार्रवाई कर दी। तो इसी को लेकर के नाटो ने क्या कर दिया, युगोस्लाविया में खूब बमबारी की, खूब बमबारी की और 2 महीने तक लगातार जारी रखा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज, जब युगोस्लाविया किसी पर आक्रमण करता है, अल्बानिया पर आक्रमण करता है, तब तो क्या कर लेता है, नाटो मिलकर के युगोस्लाविया पर आक्रमण करते हैं। लेकिन यहीं पर ही जब अलकायदा और अफगानिस्तान और सूडान पर ये अमेरिका आक्रमण करता है, तब यूएनओ भी कुछ नहीं कहता है या फिर अन्य कोई देश भी इस कुछ नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि वह पावरफुल है, उसके पास इतनी क्षमता है कि उसका मुकाबला कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। ताकतवर देश है, इसलिए उसकी जो बात है वो मानी जाती है और उसका कोई विरोध नहीं करता है। तो यहाँ पर ये बात हुई। आपने 2 घटनाएं पढ़ ली, 1990 की घटना पढ़ी, 1998 की घटना पढ़ी, 1999 की घटना पढ़ी। अब आते हैं हम आगे क्या हुआ, आपने देखा होगा वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर हमला हुआ। कब हुआ? 2001 में। इसे 9/11 की घटना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 9/11। 9/11 इसका मतलब होता है 1। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है, ये तो है दिन और ये क्या है, महीना। अब यहाँ पर जो तारीख लिखी जाती है ना, हमसे जस्ट विपरीत लिखी जाती है। मतलब उसका पहले तो क्या आता है, महीना आता है, फिर दिन आता है, फिर सन आता है। हमारे क्या आता है यहाँ पर, पहले दिन आता है, फिर महीना आता है, फिर सन आता है। तो ये जस्ट विपरीत होती है इनकी। यहाँ पर क्या हुआ, 2 स्थानों पर पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड,
पर हमला हो गया। कुछ जैसे व्यावसायिक विमान थे वो उड़ रहे, मतलब वहां से जा रहे थे तो उनको हाईजैक कर लिया गया, और हाईजैक करने के बाद में एक दो तो 4 हाईजैक किए थे, 2 टकराए वर्ल्ड ट्रेड पे, एक पेंटागन पे टकराया और एक कहीं फील्ड में जाके गिर गया, खेतों में जाके गिर गया। तो 4 व्यावसायिक विमान थे जिनका अपहरण किया गया था। एक यहां पर टकराया, 2 यहां पर टकराए, तो इससे लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई। इस समय वहां के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। जैसे ही इसको पता चला तो इन्होंने एक ही शब्द कहा, ओहे ये तो पर्ल हार्बर हो गया। पर्ल हार्बर क्या है ये? तो पर्ल हार्बर, आपको पता है जापान ने 1941 में पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। इतनी ज्यादा बमबारी की थी कि यहां जो पर्ल हार्बर था लगभग समाप्त हो गया था। इसी से ही या इस घटना से दुखी होकर के, या यूं कहा गुस्सा होकर के, जापान पर इन्होंने क्या गिराया था? परमाणु बम गिराया था। इस चीज को ध्यान रखें। दूसरी चीज, अब यहां पर पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड पर हमला कर दिया। किसने किया? पता लगा भाई लोगों को, अफगानिस्तान में तालिबान रहता है, उसने किया है, और अलकायदा ने किया। वही जिनके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था 1998 में किया था, उन्होंने किया कि भाई हम तो बदला लेंगे, तो इन्होंने बदला ले लिया। उन्होंने अब बोला है इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया है तो इनको तो नहीं छोड़ेंगे। आपने सुना होगा ओसामा बिन लादेन का नाम तो सुना होगा, ओसामा बिन लादेन सुना है? तो भाई लोगों ने इतना बमबारी की, 20 साल तक यहां पर क्या किया? 20 साल तक यहां पर सेना भेजी रखी। लेकिन लास्ट में अभी आपके जो बाइडेन आए, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम अब अफगानिस्तान में नहीं रहेंगे, हम अफगानिस्तान को खाली करके जा रहे हैं 20 साल बाद। 2022 में अभी जस्ट ही खाली हुआ है। तो हुआ क्या कि तालिबान और अलकायदा को 20 साल तक इन्होंने तख्ता पलट रखा और इनको परेशान रखा, खूब बमबारी की, लेकिन इनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ, और ये यहाँ पर ना लोकतंत्र स्थापित कर पाए और ना ही यहाँ शांति बहाली कर पाए। लेकिन ये था कि इन्होंने यहाँ पर इनको काफी नुकसान पहुंचाया। इनके यहाँ पर जो तालिबान के जो आतंकवादी संगठन थे उनको भी नष्ट किया, हक्कानी ग्रुप को भी इन्होंने नष्ट किया। तालिबान के जो प्रमुख थे, ओसामा बिन लादेन था, उसको एटमाबाद पाकिस्तान में घर में घुस के मारा उसको। तो इन्होंने काफी हद तक तालिबान के ऊपर कब्जा कर लिया था, तालिबानियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया? अब यहां पर देखिए, तालिबान अफगानिस्तान के जो नागरिक थे उनको भी इन्होंने क्या किया? बंदी बना लिया, उनके ऊपर भी इन्होंने बम गोली दबाए। लेकिन जो यूएनओ ना, उन्होंने कुछ नहीं कहा। यूएनओ से इन्होंने पूछा भी नहीं, यूएनओ ने कुछ कहा भी नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं यूगोस्लाविया अल्बानिया के ऊपर आक्रमण करती है, तब तो वहां पर सारे देश वहां जाकर कहते हैं कि आपने गलत किया। नाटो भी वहां आक्रमण करता है, यूएनओ भी जाकर के कहता है। इराक ने कुवैत के ऊपर आक्रमण किया, तब वहां यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला करके वहां 34 देशों ने उसको समर्थन दिया, सेना भेजी। यहाँ पर इन्होंने अगर घटना की है, अमेरिका ने इनके ऊपर आक्रमण किया है, तो यहाँ पर अमेरिका ना तो यूएनओ से डर रहा है ना किसी और से डर रहा है, तो यूएनओ की यहाँ पर बात नहीं मानी गई। यूएनओ ने कहा कि भाई बंदियां तो बता दो कम से कम हमें कि बंदियां कहाँ पर हैं जो आपने बंदी बनाए। अमेरिका ने कहा ना, कुछ नहीं बताएंगे तुम्हें हम।
ये हमारा घरेलू मामला है। तो इस तरीके से यूएनओ भी इनके आगे फीका पड़ जाता है। यूएनओ भी यहाँ पर ज्यादा कुछ कारगर साबित नहीं होता है। अब क्या हुआ, आगे चले, आगे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। एक घटना होती है, क्योंकि इराक काफी दिनों से चुभ रहा है इनके ऊपर। 2003 में सद्दाम हुसैन ने इनको पता नहीं कहां से सूचना मिल जाती है अमेरिका वालों को। अमेरिका वालों ने कहा कि भाई तुम है ना यहां पर बड़े बड़े हथियार बना रहे हो, घातक हथियार बना रहे हो, घातक हथियार बना रहे हो, पूरे विश्व को समाप्त कर सकते हो, ऐसे हथियार बना रहे हो। इन्होंने कहा भाई मैं कुछ नहीं बना रहा हूं, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, पहले हार चुका हूं मैं। ना ना, बोला आप तो बना रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, 2003 में एक ऑपरेशन चला दिया, इराकी फ्रीडम, इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम भी इसको कहते हैं। ऑपरेशन चला दिया, इराकी फ्रीडम चला दिया, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया और इसको समाप्त कर दिया। लेकिन यहां पर घातक हथियार नहीं मिले। जो इन्होंने आरोप लगाए थे वह आरोप सिद्ध नहीं हुए। लेकिन यहां पर यूएनओ ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा यहां पर। दूसरी चीज, जो इराक के पास में जैसे मान तेल भंडार है, उनको प्राप्त कर लिया। दूसरी चीज, यहां पर जो इराक की सरकार थी, ये सद्दाम हुसैन इसकी बात नहीं मानते थे। इन्होंने क्या किया, अपने पक्ष लेने वाले या अपने जो सहयोगी हैं या अपने बात को मानने वाले लोगों को इन्होंने क्या कर दिया, सत्ता पे बैठा दिया। तो सत्ता परिवर्तन करना, इन्होंने अपने पक्ष के लोगों को वहां पर सत्ता में बैठा दिया। इस तरह की इन्होंने यहाँ पर क्या की, रणनीति अपनाई। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया है और यहाँ पर ही दादागिरी की है इन्होंने। तो इस तरीके से 3-4 घटनाएं आपने देखी कि वहां पर दूसरे की परवाह नहीं करते हुए अपने मनमानी तरीके से इन्होंने कार्रवाई की है, चाहे वो कोई छोटा देश हो या बड़ा देश हो। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि अमेरिका किसी से ही नहीं डर रहा है। तो इसकी बात हम कर लेते हैं कि अमेरिका की सैन्य क्षमता की हम बात करते हैं। सैन्य क्षमता, देखिए अमेरिका का जो वर्चस्व है ना, कि उससे सब डरते हैं, या यूं कहा जाए कि उसका विश्व में वर्चस्व है, उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है इसका सैन्य क्षमता। क्या कारण है इसका? सैन्य क्षमता है। जैसे मान लेते हैं इसके पास कई कमांड्स हैं, इसके पास सैन्य कमान पूरे विश्व में है। जैसे मान ले जाए नॉर्थ में है ना, नॉर्थ कमान मान लेते हैं, ये यूएस अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है, ये उत्तरी अमेरिका में है ये। इसके अलावा साउथ कमान है, साउथ कमान है, ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। एक है पैसिफिक कमान है, ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में है, पूरे एशिया को और ऑस्ट्रेलिया को कवर करती है। इसके अलावा अफ्रीका कमान है, अफ्रीका कमान है, ये अफ्रीका में है। इसके अलावा यूरोप में कमान है, कितनी कमान होगी? 1 2 3 4 और 1 5। एक है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल कमान, ये है पश्चिमी एशिया में, पश्चिमी एशिया में। तो इस तरीके से इनके पास 6 कमान है पूरे विश्व में। अब जहां पर भी ये घटना करना चाहे ना, तुरंत वहां घटना हो सकती है। इनको
वहां से सेना भेजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इनके पास यहीं पर ही सेना रहती है। इनकी छावनियां बनी हुई हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही इनको कोई कार्रवाई करनी होती है तो वहां से तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि इनके पास बहुत बड़ी सेना है और इतना ताकतवर है कि सेना के साथ साथ इनके पास क्या है, प्रौद्योगिकी भी है, तकनीक भी है, सैन्य क्षमता है। सैन्य क्षमता का मतलब इनके पास अच्छी ट्रेनिंग भी है, अच्छे सैनिक भी हैं। ऐसा नहीं है कि यूं ही है इकट्ठे कर लिए, संख्या के आधार पर गुणवत्ता भी इनमें पाई जाती है। दूसरी चीज है कि इनके पास प्रौद्योगिकी के साथ साथ इनकी जो रक्षा बजट, इनके ऊपर जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसा बताते हैं कि 12 जो ताकतवर देश हैं उनके रक्षा बजट से कई गुना ज्यादा है। जैसे मान लेते हैं जो यूएसए का जो बजट है ना, रक्षा बजट है, वो 602 अरब डॉलर है, जबकि अगर रूस की हम बात करें तो उसके पास मात्र 76 अरब डॉलर है। अगर हम चाइना की बात करें तो 150 अरब डॉलर है। अगर हम भारत की बात करें तो मात्र 50 अरब डॉलर है। अगर हम बात करें ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के पास कितना है, मात्र 52 अरब डॉलर है रक्षा बजट। ये चाह करके भी नहीं बढ़ा सकते अपने बजट को, रक्षा बजट को। कारण अगर ये यहां बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं भारत है अपना रक्षा बजट बढ़ा भी देगा, तो बढ़ाने के साथ साथ इनको एक तो इनके पास प्रौद्योगिकी नहीं है, दूसरी चीज कि जो कल्याणकारी योजना है ना वो पूरी नहीं होंगी, कल्याणकारी योजनाएं पूरी नहीं होंगी, जिससे क्या हो जाएगा, एक अर्थव्यवस्था में अनबैलेंस हो जाएगी चीजें, और जो हमारा विकास है वो रुक जाएगा, हमारी जो विकास की गति है वो रुक जाएगी, क्योंकि एक क्षेत्र में हम ज्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकते। इसका कारण ये है। तो रक्षा बजट जो है हम नहीं बढ़ा सकते, चाह करके भी नहीं बढ़ा सकते। तो इनके पास इतनी सैन्य क्षमता है या इतना पैसा खर्चा करते हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है। दूसरी चीज, इनके पास अनुसंधान बहुत अच्छा है इनका, ये हर छोटी छोटी चीज के ऊपर अनुसंधान करते हैं, क्योंकि इनके पास प्रौद्योगिकी को और अच्छा कर लेते हैं। तो गुणात्मक रूप से अगर देखा जाए तो इनके पास सैन्य क्षमता बहुत ज्यादा है। इससे भी क्या होता है कि पूरे विश्व में वर्चस्व स्थापित हो रहा है। फिर इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा जो देखेंगे अपन, कुछ कमजोरियां रही हैं इनकी सैन्य क्षमता के साथ साथ, कुछ कमजोरियां, जैसे मान ले जाए कोई भी जो देश है वो अपनी सैन्य क्षमता का उपयोग कहाँ करता है, कैसे करता है, या तो जीतने के लिए करेगा, या अपरोध के लिए करेगा, या दंड देने के लिए करेगा, या कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए करेगा। तो यहाँ पर चार चीजों की हम बात कर रहे हैं। अगर सैन्य उपयोग करना हो तो सैन्य उपयोग, जब भी कोई देश सैन्य उपयोग करता है, चाहे वो औपनिवेशिक काल में रहा हो या वर्तमान काल में रहा हो, तो वो चार चीजों को ध्यान में रखता है। वो कौन कौन सी है? किस जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए कार्रवाई करता है। दूसरा, अपरोध के लिए, अपरोध का मतलब होता है रोक और संतुलन। जैसे मान ले कोई आक्रमण कर रहा है तो उसको रोकना और संतुलन स्थापित करना, हम भी तो बराबर का कर सकते हैं आक्रमण। फिर दूसरा होता है दंड देने के लिए, तीसरा कि दंड दिया जाए किसी को, और चौथा होता है कानून व्यवस्था के लिए। इन तीनों को तो इन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन ये कानून व्यवस्था स्थापित करने में नाकामयाब रहा। जैसे आपने अभी अफगानिस्तान की बात करी, अफगानिस्तान में क्या किया इन्होंने, 20 साल तक वहां पर खूब दंड दिया लोगों को, खूब वहां पर जाके बमबारी की है, वहां पर जीत भी लिए इन्होंने,
उनको तालिबानियों को हरा दिया, इन्होंने भगा दिया वहां से, 20 साल तक वहां अंदर नहीं आने दिया। दूसरी चीज, अवरोध की स्थिति में, क्योंकि इनके पास इतनी सैन्य क्षमता है, इतने मिसाइल, इतने प्रौद्योगिकी है कि दूसरा देश टिक ही नहीं सकता इनके सामने, तो अवरोध स्थिति तो है ही नहीं इनके सामने। तो इनके पास इतनी सैन्य क्षमता होते हुए भी ये कानून व्यवस्था स्थापित नहीं करवा पाए। अब देखिए वहां पर 20 साल तक वहां पर इन्होंने कार्रवाई की, कार्रवाई करने के बाद में जैसे ही हटे तो पुनः तालिबानी आ गए। दूसरी चीज, इनके जब 20 साल रहे तो इनका ही विरोध वहां पर होने लग गया। तो यहाँ देखिए जनता स्वयं विरोध कर रही है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कानून व्यवस्था बनाने में कामयाब नहीं रहे। तो ये इनकी कमजोरियां रही है, क्योंकि इनकी कमजोरी ये रही है कि बाहर जो है, जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि भाई आप जो है हमारे लिए बेटर नहीं कर सकते, हमारे लोग ही हमारे लिए बेटर कर सकते हैं, इसलिए जो लोग वहां के निवासी हैं वो इनका विरोध करते हैं। तो ये भी इनका एक वीक पॉइंट है। आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं वर्चस्व के अगले पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वर्चस्व किस तरीके से है इन्होंने, या यूं कहा जाए ढांचागत जो वर्चस्व है, ढांचागत वर्चस्व। ढांचागत वर्चस्व का मतलब होता है जो बुनियादी चीजें होती हैं, उन बुनियादी जो चीजें हैं उनका उनके ऊपर इनका कितना आधिपत्य है, कितना स्वामित्व है, या कितना इनके ऊपर इनके पास स्ट्रक्चर है जिससे लोग क्या है इनको फॉलो करते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ जैसे बुनियादी चीजें हैं। ये बुनियादी चीजें क्या होती हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी आवश्यकता सभी को होती है, और सभी को होती है, और उनके ऊपर खर्चा कोई एक व्यक्ति करता है, खर्च कोई एक व्यक्ति करता है, राष्ट्र करता है, उसको वहन करना पड़ता है और उसका फायदा सभी लोग उठाते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सरकार ने क्या कर दिया, सड़क का निर्माण कर दिया। सरकार ने तो सड़क का निर्माण कर लिया, लेकिन उठा सब फायदा रहे हैं उसका। जैसे इन्होंने क्या किया, आपने देखा सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, आपने देखा होगा यहाँ सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जो समुद्री व्यापार है, समुद्री व्यापार मार्ग है, इन्होंने सुरक्षा का जिम्मा ले रखा है। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर कोई भी जलदस्यु है या फिर कोई डाकू है जो जल क्षेत्रों में जैसे लूटपाट करते हैं, तो उनसे सुरक्षा के लिए ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सुरक्षा करते हैं उनकी। फिर दूसरी चीज है कि कोई देश जो है वो अपने अधिकारों का, या यूं कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अतिक्रमण ना करे, तो उसको भी रोकने के लिए ये प्रयास करते हैं। तो इसके ऊपर जो खर्चा है वो तो कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, लेकिन इसका फायदा कौन उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं इसका। जैसे अमेरिका ने क्या किया, एमबीए की डिग्री, जैसे क्या होता है कि एमबीए क्या है, एक व्यवसाय है। क्या है, कोई भी व्यवसाय है, उसके लिए क्या चाहिए होता है, कौशल चाहिए होता है। भाई आप बिना कौशल के कैसे काम कर सकते, कोई व्यवसाय कर ही नहीं सकते। तो व्यवसाय करने के लिए क्या चाहिए, हमें कौशल चाहिए। और कौशल कहाँ मिलेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलेगा, मिलेगा ना, सीखा जा सकता है कौशल को। तो सीखने के लिए क्या है, कॉलेज जाना पड़ेगा। और जो ये व्यवसाय है, इस व्यवसाय को हमने नाम दिया एमबीए। व्यवसायिक जो कौशल है उसको नाम दिया हमने एमबीए। तो ये जो एमबीए है ना, अब लगभग सभी देशों में चालू है। तो ये एक डिग्री जो है ये भी अमेरिका ने चालू की, क्योंकि ये क्या करती है, व्यवसाय को व्यवसाय की तरीके से ही काम करती है, जो पूंजीवाद को बढ़ावा देती है, पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। जो परंपरागत तरीके से जो व्यवसाय होते थे उनके स्थान पर इन्होंने एक नए पाठ्यक्रम के तहत कुछ ऐसी चीजें जोड़ी जो पूंजीवाद को बढ़ावा देती हैं, जो या यो कहाँ ओपन मार्केट को बढ़ावा देती है। तो इस तरीके से ये खुले बाजार की नीतियां भी कहलाती हैं। तो इसकी इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट जो है एक
मार्ग कहा जा सकता है, जो दिखाई नहीं देता है, अमूर्त मार्ग, अमूर्त मार्ग कहा जा सकता है। अब देखिए इंटरनेट के ऊपर सभी जो लोग हैं वो काम करते हैं, सभी लोग इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसको चालू रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए कुछ व्यवस्थाएं स्थापित करनी पड़ती हैं, उनके ऊपर खर्चा होता है, और ये खर्चा कौन करता है? अमेरिका का। तो ढांचागत जो व्यवस्थाएं हैं, हमें कुछ चीजें बनाए रखनी होती है, बनाए रखनी होती हैं या बरकरार रखनी होती है, तो उनके ऊपर जो खर्चा करना होता है, अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, ताकि दूसरी कोई व्यवस्था यदि आती है तो उससे क्या है, हमारा नुकसान होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है उससे हमें फायदा हो रहा है। अगर कोई दूसरी व्यवस्था लेकर आए तो उसका फायदा होगा। तो हम अपनी व्यवस्था को बनाए रखें, इसके लिए हमें खर्चा करना पड़ता है। तो इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? ढांचागत वर्चस्व। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, बात करें अर्थव्यवस्था की अगर बात करें ना, तो सबसे बड़ी जो बात है कि विश्व की अर्थव्यवस्था है, विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करें हम, तो 21% इनकी हिस्सेदारी है विश्व अर्थव्यवस्था में। यह यूं कहा जाए कि जीडीपी में जो है इनकी लगभग 21% हिस्सेदारी है। जीडीपी में कितने परसेंट की हिस्सेदारी है? जीडीपी में 21% की। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि यदि हम यूरोपियन यूनियन को जोड़ लेते हैं तो इसकी जो हिस्सेदारी है वो लगभग 14% की हो जाती है। बहुत बड़ी हिस्सेदारी है ये। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 1.5% की भागीदारी है, तो इससे हमारे में बहुत अंतर होता है। दूसरी चाइना की अगर बात करें तो चाइना की लगभग 17% हिस्सेदारी है, और इनकी कितनी? 21% हिस्सेदारी है। बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी इनकी मानी जाती है। तो ये तो थी अर्थव्यवस्था की बात। अब बात कर के आधार। देखिए विचारधारा का मतलब होता है कि अपनी एक विचारधारा होती है और दूसरे की दूसरी हो सकती है विचारधारा। ये हमारा विचार है, दूसरे का दूसरा विचार हो सकता है, लेकिन हम अपने विचार को किस तरीके से दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। दूसरे लोग कब स्वीकार करेंगे हमारे विचारों को? जब उन्हें ऐसा लगे कि यह विचार जो है हमारे लिए सही है, सही है, भाई तभी तो वो विचारों को स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे वो। तो इनको ऐसा लगना चाहिए कि ये विचार हमारे लिए अधिक उत्तम है, तभी इसको स्वीकार करेंगे। दूसरी चीज, ये सही है, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? हमें माहौल तैयार करना पड़ेगा ताकि ये इस विचार को सही माने। जैसे मान लेते हैं जींस पहनना एक विचारधारात्मक ही है कि हम इसको सही मानते हैं, अच्छे जीवन का प्रतीक मानते हैं इसको, अच्छे जीवन का या उत्कृष्ट जीवन का प्रतीक मानते हैं जींस पहनना। ये भी तो हमें कि ये सही लगे, ये सही लगे, इसके लिए भी हमें माहौल तैयार करना पड़ेगा, एक वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा ताकि लोग इसको सही मानना प्रारंभ करें। जैसे मान लेते हैं अमेरिकी लोग जो है ना, अमेरिकी लोगों का जो खान पान रहन सहन है वो दूसरे लोग उनको फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो अन्य लोगों के विचारों से सहमत है या नहीं है, लेकिन अन्य जो लोग हैं उनकी विचारधारा को श्रेष्ठ मानते हैं। अब जब श्रेष्ठ मानेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो लोग कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो गलती कर रहे हो, लेकिन वो लगेगा कि हाँ ये लोग सही कर रहे हैं और हमारी विचारधारा कमजोर है, हमारी जो विचारधारा है वो ठीक नहीं है, कमजोर है या ठीक नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? उनको फॉलो कर रहे हैं। तो उन्हें क्या मान रहे हैं? आदर्श मान रहे हैं। उन्हें क्या मान रहे हैं? आदर्श मान रहे हैं। तो हम उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये अच्छे जीवन का जो, जैसे मान ले जाए, अब एक चीज यहाँ आ जाती है कि अगर हम बात करें कि आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, आप खूब पैसे कमा रहे हो, है ना, आपका उद्देश्य, लेकिन आपको यदि ऑफर दिया जाए ना आपको अमेरिका में रहने के लिए, तो आप ज्यादातर क्या करेंगे?
अमेरिका चले जाएंगे। भारत के बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका जा रहे हैं ना। वो कारण क्या है कि अमेरिका के जो जीवन स्तर है या अमेरिका का जो रहन सहन है, खान पीन है, वो अन्य देशों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। कभी ऐसा सुना है कि आपने कि अमेरिका के लोग भारत में बसना चाहते हैं? नहीं सुना होगा ना। क्यों? क्योंकि भारत की जो विचारधारा है और अमेरिका की जो विचारधारा है उनमें डिफरेंट है। तो अमेरिका की विचारधारा को लोग आदर्श मानते हैं और उसको अच्छे जीवन का प्रतीक मानते हैं, इसलिए लोग वहां जाते हैं। दूसरी चीज, जीन्स कोई पहनना पसंद नहीं करता था, लेकिन वर्तमान में जीन्स पहनना सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसा लगता है लोगों को। ये विचारधारा उन्होंने क्या है, विचारधारा को फैलाया है। विचारधारा उनकी, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना क्या है? कोल्ड ड्रिंक पीना क्या है? कोल्ड ड्रिंक पीना, हमारे यहाँ पर छाछ दही पीते थे लोग, उससे हष्ट पुष्ट और शरीर भी सही रहता था और किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं होती थी। लेकिन क्या किया अमेरिका के जो लोग हैं ना, वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने से नुकसान होता है शरीर को, लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको श्रेष्ठ मानते हुए, उनकी विचारधारा को श्रेष्ठ मानते हुए उसको अपना लिया और आज कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। उसके कई परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो अच्छे जीवन का प्रतीक मानना कोई अब जरूरी थोड़ी है वो अच्छा ही हो, श्रेष्ठ ही हो, उसका भी हमें कई बार नुकसान होता है। जैसे मान लिया जाए हमारे यहाँ पर सादा जीवन उच्च विचार वाली बात थी, लेकिन अमेरिका के जो लोग हैं वो चटक भटक है और बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो उनमें आत्मीयता के स्थान पर, कल्चर से जुड़ने के स्थान पर बाह्य दिखावा ज़्यादा होता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे शहरी लोग जो होते हैं, शहरी लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो लगाव होता है, लोगों से लगाव है, जुड़ाव जो है, गांव के प्रति जो लगाव है, संस्कृति के प्रति जो लगाव है, उनमें नहीं पाया जाता है, नील पाया जाता है, मतलब बहुत बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए एक पड़ोसी है, दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। हमारे यहाँ तो क्या होता है, एक पड़ोसी अगर मतलब कोई घटना हो रही है, सुख दुख होता है, सब में उसके साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ संस्कृति है वो वहाँ संस्कृति नहीं है, लेकिन उनकी संस्कृति को हम फॉलो कर रहे हैं, तो जो ठीक नहीं कही जा सकती। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वहाँ की जो जीवन पद्धति है उसको श्रेष्ठ मान लिया गया, उनकी विचारधारा को हमने क्या मान लिया गया, श्रेष्ठ मान लिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो विचारधारा है ना, इसमें एक चीज और आती है कि जो सहमति होती है, जोर जबरदस्ती नहीं होती, वो सहमति होती है रजामंदी से। रजामंदी से होती है सहमति कि भाई ठीक है, आप लोग हमारी पूंजीवादी व्यवस्था को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मानते हैं तो वेलकम है। अब हम आपको अच्छी और बुरी दोनों बातें बताएंगे। जैसे मान लो पूंजीवादी व्यवस्था लोगों को स्वतंत्र बनाती है, लोगों के विकास के लिए विकल्प खुले करती है, लोग अपना विकास कर सकते हैं। जब लोग अपना विकास करेंगे तो सभी लोगों का विकास हो जाएगा। अपना विकास लोग अपनी बुद्धि के अनुसार कर सकते हैं, तो बुद्धि हर आदमी में होती है, तो हर आदमी अपना विकास कर सकता है। सरकार की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, तो सरकार हस्तक्षेप क्यों करे, इस तरीके से वो बात करते हैं। तो उन्होंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी विचारधारा है। और साम्यवाद क्या करती है, बोला आपको ऊपर थोपती है, आपके जो अरमान हैं, आपके उद्देश्य हैं, आपके जो सपने हैं वो उनको पूरा नहीं होने देती। आपको दूसरों के अनुसार काम करना पड़ता है, जो वो कहेंगे आप उसको फॉलो करोगे। तो इस तरह की वो विचारधारा, वो समानता की तो बात करती है लेकिन स्वतंत्रता की बात नहीं करती है। इस तरीके से वो आपसे बात करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि आपको कि वास्तव में जो है पूंजीवादी विचारधारा श्रेष्ठ है। तो ये जो है आपसे सहमति के माध्यम से सहमति आपसे लेते हैं कि भाई आप इन चीजों को फॉलो करिए, तो सहमति के आधार पर उस विचारधारा को स्वीकार कर लेते हैं, उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक माहौल क्रिएट किया गया है कि भाई आप दूसरी चीजों को या अमेरिकी जो चीजें हैं उनको किस तरीके से स्वीकार करते हो। जैसे आपने देखा होगा कि अंग्रेजी बोलना ज़्यादा अच्छा माना जाता है हिंदी के बजाय, जबकि बात वही कहना होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई बात कह रहे हैं कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, आप उसको एक बार या तो हिंदी में कहिए, इंग्लिश में कहिए, बात तो एक ही है,
जा रहा है आदमी तो या हिंदी में कहो या इंग्लिश में कहो, किसी भाषा में कहो। जैसे आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, बात एक ही है, चीजें वही। जैसे सेल्स के बारे में अगर बात करना है, कोशिका के बारे में बात करना है, तो चाहे हिंदी में कहो उस बात को, चाहे इंग्लिश में कहो, बात एक ही है। लेकिन अगर इंग्लिश में कह रहा है तो उसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है, ज्यादा लोग उसको ज्ञानी मान रहे हैं। दूसरी चीज हिंदी में कह रहा है तो उसको कह रहे तो गाँव का आदमी है? तो इस चीज का प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव जो है वही सांस्कृतिक प्रभाव है। क्या है वो? सांस्कृतिक प्रभाव है। इसी को ही हम कहते हैं सांस्कृतिक वर्चस्व, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर सहमति के आधार पर अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ है कि हम श्रेष्ठ किसे मानेंगे, उसको मानेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो लेसन था आज का, ये पार्ट 1, थर्ड लेसन का पार्ट 1 समाप्त होता है। धन्यवाद।